Hello, good morning, my dear students. Today we study class 11 subject biology. In our subject, we study cell, organ, nucleus. आज जो जितने भी जो सेल ऑर्गन्स हैं उनको हम स्टेप बाय स्टेप ले रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम सेल ऑर्गन काम में ले रहे हैं उसका नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम 3 स्टेप में कंप्लीट करने वाले हैं। फर्स्ट है इसका इंट्रोडक्शन, सेकंड इसकी स्ट्रक्चर और थर्ड है इसका फंक्शन। तो सबसे पहले न्यूक्लियस का आपको इंट्रोडक्शन दें कि जैसे एक सेल है और सेल भी कौन सी, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में वेल डेवलप्ड डबल मेम्ब्रेन से जो कवर्ड जो स्ट्रक्चर है जिसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, जो सेल के सेंटर में। अब न्यूक्लियस की सबसे पहले स्टडी की थी रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने। रॉबर्ट ब्राउन ने प्लांट सेल्स में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। तो ये तो है इसका इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में ये आता है कि न्यूक्लियस है वो किन किन सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, केवल छोड़कर किसको, आरबीसी को छोड़ करके। जो रेड ब्लड कार्पल्स हैं मैमल्स की, उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तभी तो हम बोलते हैं ना कि हर 120 दिन से नया खून बनता है, या कोई एक्सीडेंट हुआ है उसमें ब्लड सिक्रेशन हो रहा है तो ब्लड की कमी होती है तो उसके लिए हमें फिर से ब्लड डोनेट करवाना पड़ता है, लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो आरबीसी है ना, आरबीसी जो सेल्स हैं उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसलिए आरबीसी है वो सेल डिवीजन नहीं कर सकती। सेल डिवीजन नहीं करेगी तो आरबीसी की संख्या नहीं बढ़ेगी, इसका मतलब खून की ब्लड की कमी हो जाएगी। तो आरबीसी है, प्रोकैरियोटिक सेल्स है, इन सेल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। लेकिन जो मैमल्स हैं उन मैमल्स में जो आपका कैमल और लापा यानी कि ऊंट और लापा दो ऐसे एनिमल हैं जिनकी आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसकी दो अपवाद है। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब इसकी स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर हम देखते हैं। तो न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, यानी कि सेल के बीच में दो ही झिल्ली बोल दो हिंदी में, और वैसे इसको बोलते हैं डबल मेम्ब्रेन। जैसे एक इनर मेम्ब्रेन और ये आउटर मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर के हम पार्ट ले रहे हैं अभी। तो पार्ट में सबसे पहला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन है कि ये बाहर वाली है, ये आउटर, और अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है इसको बोलते हैं न्यूक्लियर स्पेस। न्यूक्लियर स्पेस। अब इस स्पेस पर या इस मेम्ब्रेन के ऊपर ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होती है जिनको हम बोलते हैं राइबोसोम।
इनको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर या एनपी, यानी कि जो न्यूक्लियस है ये पूरी सेल को कंट्रोल करता है। तो पूरी सेल को कंट्रोल करेगा, इसका मतलब इसमें जो भी केमिकल्स बनेंगे वो पूरी सेल में जाएंगे। तो देखो ये सेल है, साइटोप्लाज्म हो गया ना सेल का। तो अब जो कुछ भी प्रोसेस न्यूक्लियस में होगी और ये इसको कंट्रोल करेगी, तो कंट्रोल करने के लिए इसके केमिकल्स या एंजाइम्स बाहर निकलेंगे। तो जिन पोर से एंजाइम या केमिकल बाहर निकलेंगे उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर या एनपी। तो ये तो अभी एक स्ट्रक्चर में अभी फर्स्ट पॉइंट पूरा हुआ है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक डबल मेम्ब्रेन है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस मिलेगा हमें, न्यूक्लियर स्पेस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर जगह जगह पर आपको पोर मिलेंगे, जब न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर राइबोसोम के ग्रेन्यूल्स या कण भी पाए जाते हैं। अब सेकेंड है इसका जो पार्ट, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इसमें वेरियस टाइप की प्रोटीन्स मिलेंगे हमें, जैसे स्टोन प्रोटीन्स है, नॉन स्टोन प्रोटीन्स है, वेरियस टाइप के एंजाइम्स भी इसमें मौजूद रहेंगे। प्रोटीन है, लिपिड इट मींस फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, इसके मॉलिक्यूल्स भी इसमें प्रेजेंट रहेंगे। और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इसका थर्ड पार्ट, उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। तो ये जो क्रोमेटिन है ये डीएनए से बना हुआ पार्ट है। यानी कि डीएनए इसमें वो फैला हुआ है पूरा का पूरा, और जहां पर से गहरा दिखाई दे रहा है कि हेवी दिखाई दे रहा है, उसको हम बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। क्रोमेटिन यानी कि डीएनए और आरएनए का जो जाल या नेटवर्क है यहाँ पर, उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन टू टाइप का है, हेटेरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। जो गहरा दिख रहा है वो हेटेरोक्रोमेटिन है, और जो हल्का दिख रहा वो है यूक्रोमेटिन। फिर जो लास्ट है वो है इसका न्यूक्लियोलस। इसमें एक स्मॉल स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ये जो न्यूक्लियोलस है इसमें आरएनए और राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। तो ये न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर होगी। अब आते हैं इसके फंक्शन कि न्यूक्लियस के क्या फंक्शन हैं। तो जो फर्स्ट फंक्शन है कि न्यूक्लियस पूरी सेल को कंट्रोल करता है। सेकेंड फंक्शन है कि जो न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है। इसका मतलब एक सेल के जो करैक्टर या गुण हैं वो आगे वाली जनरेशन में, आगे वाली पीढ़ियों में पहुंचाने का काम, उस डीएनए को पहुंचाने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। फिर थर्ड फंक्शन हो गया इसका कि इस क्रोमेटिन में जो डीएनए है वो डीएनए रेप्लिकेशन का पावर रखता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन भी न्यूक्लियस में होता है। रेप्लिकेशन क्या है कि डीएनए से नया डीएनए बनना, डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस भी न्यूक्लियस में ही होती है।
तो डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए की प्रगति करती है, नया डीएनए बनाने का काम भी न्यूक्लियस करता है। और लास्ट जो सबसे लास्ट काम है इसका न्यूक्लियस का, कि न्यूक्लियस क्या करता है, प्रोटीन फॉर्मेशन का काम भी करता है, या सेल्स को डेवलप करने का काम करता है। कि प्रोटीन कौन बनेगा, न्यूक्लियस बनेगा। प्रोटीन बनेगी कैसे, जिससे डीएनए, अब इस डीएनए में डी से आरएनए बनेगा, और आरएनए हमारी सेल्स में वेरियस टाइप के जो एमिनो अम्ल हैं उन एमिनो अम्लों को अटैच करके और उसको प्रोटीन में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये न्यूक्लियस के फंक्शन ये थे। थैंक यू।